Students, myself Suman Gupta. So welcome to all of you on online education platform of RIT group of institution. So dear students, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, जिसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और उनके न्यूमेरिकल्स को भी हमने वन बाय वन करके सॉल्व किया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी आपको समझ में आए होंगे कि कैसे हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इस फोर्सेस के अकॉर्डिंग होता क्या है, हमने क्या कर रखा है, आपने देख रहे हो अब डायग्राम में, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, दो वेक्टर्स ले रखे हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ठीक है, अब हमारा क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट ओ है। ठीक है, इस पॉइंट ओ पर हमारे क्या है, दो वेक्टर्स अप्लाइड हो रहे हैं, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अब मैं क्या करती हूँ, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं इनको हम कैसे मिलाते हैं, मैंने आपको जब वेक्टर की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो आपको बताया था कि कैसे हम किसी दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इनका क्या तरीका होता है। तो आप देख सकते हो कि जो वेक्टर पी है, इसका जो टेल है यानी कि जो पीछे वाला इसका पार्ट है, उसको हमने किससे मीट कर रखा है, वेक्टर क्यू के टेल से इसको हमने मिला रखा है। ठीक है, तो जब हमने वेक्टर पी और वेक्टर क्यू को मिलाया तो इनके बीच हमारे कितना एंगल बन रहा है, मान लीजिए सपोज एंगल कितना बन रहा है, अल्फा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अब हमने क्या करा है, इन दोनों वेक्टर्स को मैंने क्या करा है, एक कंप्लीट फॉर्म में बनाया है पैरेललोग्राम के। तो अब जब मैंने इसको पैरेललोग्राम के कंप्लीट फॉर्म में बनाया तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा ओ ए सी बी। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है, जो वेक्टर पी है और वेक्टर क्यू है, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, इस पैरेललोग्राम के जो आर्म है यानी पैरेललोग्राम की जो साइड है उससे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, यानी कि जो आप देख रहे हो समांतर चतुर्भुज हमारा बन रहा है ओ ए सी बी। तो जो समांतर चतुर्भुज की जो ओ ए साइड है उसको हमने पी वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। इसी तरीके से हमारा जो पैरेललोग्राम की ओ बी साइड है उसको हमने क्यू वेक्टर से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होते हैं यानी कि जो हमारा समांतर चतुर्भुज है उसमें क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, यानी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं ना। तो अगर हमारा ओ ए साइड पी वेक्टर है तो इसी तरीके से हमारा बी सी साइड भी क्या बनेगा, पी वेक्टर के इक्वल होगा। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो ओ बी साइड है वो किसके इक्वल है, क्यू वेक्टर के। तो इसी तरीके से हमारा ए सी साइड भी क्या हो जाएगा, वो क्यू वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज़। अब आपको पता है कि जो हमारे दोनों वेक्टर्स हैं पी और क्यू, जब मैंने इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों वेक्टर्स का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होगा, यानी कि कुछ ना कुछ परिमाण निकलेगा इनका। तो जो हमारा क्या कहते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है यानी जो इनका परिणाम है उसको हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट करा है, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा हमने किसको दर्शा रखा है, इन दोनों वेक्टर्स पी और क्यू के परिमाण यानी कि आर वेक्टर को। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। आर वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी, आर वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से रिजल्टेंट यानी कि परिमाण कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पी वेक्टर और क्यू वेक्टर को जब मैंने मिलाया तो इनका जो भी रिजल्टेंट सपोज कितना आ रहा है, आर वेक्टर है। तो अब आपको पता है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक वेक्टर ही आता है। तो आपको पता है कि जो आर वेक्टर आएगा उसके पास क्या होगा, है वो एक वेक्टर है ना। तो वेक्टर के पास क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है उसका और अपनी एक क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है। यानी कि किसी भी जो भी हमारा वेक्टर होता है उसके पास एक तो परिमाण होता है उसका और साथ ही साथ क्या होता है, उसकी दिशा होती है। ठीक, तो जो हमारा वेक्टर आर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी इसका जो परिमाण है वो किसके इक्वल होगा, जो भी लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि जो भी हमारी समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, सॉरी हाँ समांतर चतुर्भुज है, इसका जो भी विकर्ण होगा उसके बराबर होगा इसका परिमाण। ठीक है, यानी कि जो भी विकर्ण की लंबाई होगी उसके बराबर क्या होगा, इसका परिमाण होगा। आर वेक्टर की डायरेक्शन है उसको हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है ना। तो जो थीटा है वो एक तरफ से क्या शो कर रही होगी, इस रिजल्टेंट यानी आर वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है वो, यानी कि जो हमारे परिमाण है आर वेक्टर उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो थीटा हम कहाँ से मेजर करेंगे, जो वेक्टर पी है हमने उसके रिस्पेक्ट में बना रखा है। ठीक है, एंगल आर और एंगल पी के बीच जो भी एंगल बनेगा वो किसको शो करेगा, जो भी इसका रिजल्टेंट है वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स का, उसकी डायरेक्शन को। तो होता क्या है, जैसे कि आप इस स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट क्या है, लिखा भी हुआ है, आप देखिए। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों या दो वेक्टरों को परिमाण
एवं दिशा में एक चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तब दोनों बलों के परिणामी बल के परिणाम और दिशा के चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो उस बिंदु से गुजरता है जिस पर दोनों बल कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कोई भी हमने बिंदु ओ ले रखा है, उस पर हमारे क्या है, दो वेक्टर्स हैं वो कार्य कर रहे हैं, यानी दो वेक्टर्स इस पर अप्लाइड हो रहे हैं, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, जिनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, जिनकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हमने पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं OA और OB द्वारा दर्शाया है। ठीक है, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो भी हमारा परिणाम होगा, ठीक है, इनका जो भी परिमाण आएगा निकल करके, उसको हमने किसके थ्रू दर्शा रखा है, चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा इसको दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि कहाँ से गुजर रहा है, उस बिंदु से गुजर रहा है जिस पर हमारे ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जिस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हो ना, बिंदु ओ से हमने क्या करा है, आर वेक्टर जो है हमारा वो क्या कर रहा है, गुजर रहा है इस बिंदु से। ठीक है, तो इंग्लिश में एक बार देख लीजिए आप, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स स्टेट्स दैट if two vectors simultaneously at a point can be represented completely in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram draw from a point, then the resultant is represented completely in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। यानी कि कहने का मतलब है कि वही हमने क्या कर रखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स की स्टेटमेंट क्या है कि अगर हमने क्या कर रखा है, दो वेक्टर्स हैं जो कि एक ही पॉइंट पर एक साथ अप्लाइड हो रही है, यानी साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, एक ही टाइम पे हमने इसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं वो एक पॉइंट पर। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जो इन दोनों वेक्टर्स का जो भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट करा है, इस पैरेललोग्राम की टू साइड्स यानी टू एडजेसेंट साइड OA एंड OB के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा है। ठीक, और क्या होता है, जो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है यानी आर वेक्टर, उसको हम उसका जो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन है उसको हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट करा है, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम की जो भी डायगोनल होगी जो कि कहाँ से पासिंग हो रही है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, यानी पॉइंट O से पास हो रही है। ठीक है, ये चीज़ करके तो अब आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमारा क्या कहते हैं डायग्राम में जो हमारा एंगल BOA है वो कितना है, अल्फ़ा है। इसी तरीके से जो हमारा एंगल CAD होगा वो भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा होगा, क्योंकि आपने छोटी क्लास में एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी ट्रांसवर्सल लाइन की, यानी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड जो भी हमारे एंगल्स बने होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ये चीज़ करके तो नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, हम जैसे जो हमारा क्या कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज है उसमें जो हमारा आर वेक्टर था यानी कि जो रिजल्टेंट था उसकी हम क्या निकालेंगे, दो चीज़, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यहाँ पर यानी उसका परिमाण निकालेंगे, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, उसकी डायरेक्शन यानी कि उसका हम दिशा निकालने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमने क्या कराया, आप देखिए इसमें मैंने लिखा है, माना कि दो बल P वेक्टर तथा Q वेक्टर एक दूसरे से कितना अल्फा कोण बनाते हैं। ठीक है, माना दो सदिश P तथा Q समांतर चतुर्भुज की भुजाओं OA तथा OB द्वारा दर्शाया गया है। समांतर चतुर्भुज OACB का विकर्ण OC दो पलों के परिणामी R वेक्टर को व्यक्त करता है जो कि क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने क्या कर रखा है, एक दो वेक्टर्स ले रखे हैं P और Q, वो क्या कर रही है, पैरेललोग्राम की टू साइड्स OA और OB के द्वारा उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये चीज़। अब क्या होता है कि जो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो डायगोनल हैं, आप देख लो ना, इनका पैरेललोग्राम के हमारे जो डायगोनल्स हैं OC, ठीक है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यानी कि R वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा R वेक्टर है वो वेक्टर P के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक तरफ से थीटा एंगल बना रहा है। आप देख भी सकते हो कि जो हमारा COA यानी एंगल COA कितना है, थीटा। ठीक है, ये चीज़ करके तो अब हमने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने क्या करा है, अगर मुझे क्या निकालना है, अब रिजल्टेंट निकालना है, जो भी हमारा रिजल्टेंट R वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हो कि हमारा जो पैरेललोग्राम OACB था, जो इसका पॉइंट C है, वहाँ से हमने क्या करा है, इस पॉइंट C से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, यानी एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंबवत लाइन खींची है मैंने, किसके ऊपर, OA। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी OA लाइन है आप डायग्राम में देखिए, उसको हमने क्या करा है, आगे प्रोड्यूस करा है, यानी कि कुछ दूरी तक मैंने उसको बढ़ाया है, पॉइंट D तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पॉइंट C से मैंने पॉइंट D पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, यानी कि वो क्या ड्रॉ करा है, CD लाइन हमने एक ड्रॉ करी है, किस पर, AD लाइन पर। ठीक है, ये चीज़। अब आप देख रहे हो कि जब मैंने CD को AD लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है यानी लंबवत, तो हमारा जो
एंगल CDA बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके बाद से इतना हमने जब लाइन ड्रॉ कर ली उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आप देख रहे हो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल OCD। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल OCD, जिसमें आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है उसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं क्या कर रही हूँ, कोई जो हमारा समकोण त्रिभुज OCD हमने लिया है, तो इसमें अगर मैं क्या करूँगी, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाइड करूँगी तो क्या आएगा हमारा, OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर OC हमारा क्या है, एक तरफ से विकर्ण है यानी हाइपोटेनियस है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारा क्या OD है, ठीक, और हमारा क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये जी अब आप देख सकते हो कि जो हमारी OD लाइन है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ब्रेक करके OA प्लस AD करके लिख सकती हूँ ना। जो OD लाइन है उसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूँगी तो क्या लिख सकती हूँ, OA प्लस AD। अब हमने क्या करा, इस OD की वैल्यू को हमने किस में पुट करा है, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा RHS टर्म है OC स्क्वायर वैसे ही रहेगा एज इट इज़। अब हमने OD की इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारा OD स्क्वायर है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, OA प्लस AD लिख सकती हूँ ना यहाँ से। तो मैंने OA प्लस AD का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपको पता है कि मैंने आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में कुछ आइडेंटिटी कराई थी A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होता क्या है, A प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने नीचे लिख भी रखा है, आप देख सकते हो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, ये तो हमारा अगर मैं A प्लस बी के होल स्क्वायर से OA प्लस AD का होल स्क्वायर खोलूँगी तो क्या बनेगा हमारा, OC का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2OA AD प्लस CD स्क्वायर, जिसको हमने क्या कंसीडर करा है, इक्वेशन मैंने सेकंड कंसीडर करा है। ठीक है, ये चीज़। अब आप देखिए एक और हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था ADC, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ADC। इसको मैंने सेपरेट करके एक अलग डायग्राम बना रखा है यहाँ पर ADC, जिसमें हमारा जो एंगल CADA कितना है, अल्फा है, और क्या कहते हैं एंगल CDA क्या बन रहा था, 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से आप इनकी प्रॉपर्टीज़ लगाइए, वही क्या बनेगा आपका, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ACD है इसमें क्या बनेगा, विकर्ण कितना है यानी हाइपोटेनियस कितना है, AC है ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा आपका, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, लंब और आधार को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, जिसको अब हम क्या करते हैं कि जो हमने इक्वेशन सेकंड कंसीडर करी थी उसमें हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को रखेंगे, यानी कि AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हम रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, यहाँ पर जो इक्वेशन सेकंड है इसमें आप देख रहे हो हमारा क्या आ रहा है, एक जगह राइट हैंड साइड में, यानी कि जो हमारा दायां पक्ष है उसमें एक वैल्यू आ रही है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो मैं इस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख सकती हूँ ना इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमने क्या करा है, समीकरण 2 में हमने इसकी वैल्यू रखी है, तो क्या बनेगा हमारा LHS साइड में OC का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2OA AD, क्योंकि हमारा जो AC हमने क्या करा, इक्वेशन सेकंड में जो हमारी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है उसकी जगह हमने क्या रखा है, हमने AC स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब हमने इसको क्या कंसीडर करा, एक इक्वेशन थर्ड कंसीडर करी है। अब हमारा क्या होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल ACD है इसमें से मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, मैं कॉस अल्फा की। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना ये अल्फा एंगल है, तो मैं इसमें क्या निकालना चाहती हूँ, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालूंगी। तो आप देख रहे हो कॉस में हमारा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आधार बटे कर्ण, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये चीज़। तो अगर आप इस ट्राइंगल में क्या कर रहे होगे, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारा एंगल है उसके सामने की जो भी साइड होती है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, परपेंडिकुलर, और फिर जो हमारा एंगल जिस भी लाइन से बना होता है यानी जिस पे इंक्लाइंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, और बाकी जो हमारी थर्ड साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कॉस अल्फा की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो आधार आपका क्या है, AD है, और हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण क्या बनेगा, AC। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप AD की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा आपका AC कॉस अल्फा। अब आप इसकी वैल्यू किस में पुट करोगे, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड में जब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर
प्लस AC² प्लस 2OA। अब आप देख रहे हो इक्वेशन थर्ड में हमारा एक जगह टर्म आ रहा है, लास्ट टर्म AD, तो AD की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AC cos अल्फा। ठीक है, ये चीज़। अब आप देखोगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम बनाया था वहाँ पे आप देखिए OA हमारा किसके इक्वल है, आप देख सकते हो यहाँ पे OA किसके इक्वल है, P के, और O भी हमारी क्या वैल्यू है, किसके इक्वल है, Q के, और OC किसके इक्वल है, R के। तो मैं क्या करूँगी, इन सब वैल्यूज़ को, इन सब की वैल्यू को मैं किस में रख सकती हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी फिर, R² इक्वल टू OA की जगह मैंने P रख दिया तो P² बनेगा ये, प्लस AC की जगह Q पुट करा है तो Q² हो जाएगा प्लस 2, फिर OA की जगह P और AC की जगह Q, और ये क्या हो जाएगा, cos अल्फा। ठीक है, तो ये R² है, स्क्वायर को अगर मैं इस साइड भेजूंगी राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा, इधर जा करके ये रूट में आ जाएगा। तो R की वैल्यू क्या आएगी, अंडर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, यानी कि जो भी हमने दो वेक्टर्स P और Q लिया था, इनका जो भी रिजल्टेंट आ रहा था उसका हमारे पास परिणाम क्या आ रहा था, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या आया R वेक्टर का निकल करके, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा। ठीक है, तो विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर R। ठीक है, तो सो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारी ये डायरेक्शन है, इस रिजल्टेंट की जो भी डायरेक्शन होगी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इनकी जो भी हमारे क्या कहते हैं डिफरेंट कंडीशन होती हैं उनके को भी हम सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।